स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को पढ़ लिया था और आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ जेईई में आए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम लोग फार्मूले की हेल्प से, कैसे ऑब्जर्वेशन की हेल्प से आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यहाँ पे लिखा गया है द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स considering both structural and stereo isomers of cyclic ether with the molecular formula C4H8O। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों को दिया गया है C4H8, उसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताने हैं स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है, साइक्लिक ईथर, ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक ईथर, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के केवल साइक्लिक ईथर बनाने हैं। अच्छा, साइक्लिक ईथर का मतलब समझते हैं आप? साइक्लिक ईथर का मतलब, साइक्लिक ईथर का मतलब है, अगर मैं आपको बताऊं तो शुरुआत में मैंने आपको बताया है साइक्लिक ईथर मतलब रिंग विथ वन ऑक्सीजन एटम, ऐसा कोई रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन फ्यूज्ड हो। समझ पा रहे हैं? अगर मैं और सुधार के इस सब बात को बोलूं कि साइक्लिक ईथर क्या होंगे, तो साइक्लिक ईथर एक्चुअली वो एपॉक्साइड होंगे। समझ में आ रहा? मतलब रिंग ऑफ द ऐसा कंपाउंड, रिंग ऐसा रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन एटम फ्यूज हो, उसे हम साइक्लिक ईथर बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि साइक्लिक ईथर को ही एपॉक्साइड या ऑक्सीजन पढ़ते हैं। इस बात को अहमियत देनी है क्योंकि यही बोला है साइक्लिक ईथर। तो सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करें तो सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना होता है। पहले तो C4H8 का अगर हम लोग देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला में C4H8O, अगर हम लोग इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करें तो समझ में आता है नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है तो बाकी छोड़ देंगे, डिवाइड बाय 2, और फिर आप यहां से देखेंगे 5 - 4, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो आया वो 1 आया। अच्छा, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के केस में हम लोग बात क्या करते थे, हम लोग 2 केस लेते थे। कौन कौन सा? एक तो क्या तो एक पाई बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम होगा या तो एक रिंग होगा। ये 2 केस हम लोग ऑब्जर्व करते थे। कब? जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता था। अच्छा, हमें रिंग चाहिए तो ये वाला केस तो हमें यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें रिंग वाला केस चाहिए। और कौन सा रिंग? साइक्लिक ईथर, मतलब ऑक्सीजन जो है रिंग का पार्ट हो। चलिए एक एक करके हम प्रयास करते हैं। एक्चुअली 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, रिंग का पार्ट रखना है। तो पहला स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे। अगर आप देखें तो 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। फिर क्या कर सकते हैं, फिर ये कर सकते हैं कि रिंग एक में से एक कार्बन हटाएं और उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दें, CH3, ये कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, अभी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में दूसरे पोजीशन पे, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम लोग तीसरे पोजीशन पे कर सकते हैं, यानी इसका पोजीशन बदल सकते हैं। ये बना दिया। अच्छा, ये बनाने के बाद इसको यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि वापस यही आ जाएगा। अब क्या करें, अब क्या करें, रिंग और छोटी कर सकते हैं। रिंग और छोटी करने का मतलब ऑक्सीजन रिंग का पार्ट तो हो, लेकिन अब 4 मेंबर की ना हो, 3 मेंबर की हो। 2 कार्बन बच गए। अब 2 कार्बन को की जगह पे क्या मैं एक इथाइल लगा सकता हूँ, एक इथाइल लगा सकता हूँ। अब इथाइल लगाने की बजाय क्या मैं अब 2 मिथाइल नहीं लगा सकता? देखिए यहां पे मैंने 2 मिथाइल लगा दिया। अच्छा, अब 2 मिथाइल लगा दिया, अब मिथाइल की पोजीशन भी मैं बदल सकता हूं, यानी एक CH3 यहां तो दूसरा CH3 यहां। क्या इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूं इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का? तो अगर आप देखेंगे, आप ट्राई करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस जो हम लोगों ने अभी तक 6 स्ट्रक्चर बना लिए, 6 स्ट्रक्चर के अलावा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अभी 3 मेंबर की रिंग हम लोग की बन गई, अब इससे छोटी रिंग नहीं हो सकती, अब इससे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं हो सकते। और हमारे ये सारे स्ट्रक्चर जो भी हमने बनाए हैं वो क्वेश्चन के सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है।
ठीक है। अब तो ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन हमें स्ट्रक्चरल के साथ साथ स्टीरियो को भी काउंट करना है। तो इसमें अब चेक करेंगे हर स्ट्रक्चर में स्टीरियो, क्या इसमें कोई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल होगा, तो आप आसानी से देख पाएंगे नहीं, इसमें नहीं होगा। इसके पास आएंगे तो आपको तुरंत यहाँ पे रियलाइज होगा कि यहाँ पे एक एच होगा, और अगर यहाँ पे एच है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक कायरल कार्बन होगा। अच्छा, अगर कायरल कार्बन होगा तो इसके दो आइसोमर होंगे, एक डेक्स्ट्रो और एक लीबो, यानी यहाँ पे दो आइसोमर होंगे। कौन कौन से? डी आइसोमर एंड एल आइसोमर। बात समझ में आ रही होगी। क्या भैया यहाँ पे भी कायरल है? क्या यहाँ पे भी कायरल है? तो बहुत तेजी से, जिसको कायरलिटी का मतलब पता है, पुराने वीडियो जिसने देख रखे हैं, वो बोलेगा सर यहाँ कायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि एच और CH3 तो से अलग अलग है, लेकिन यहाँ CH2 सेम, यहाँ CH2 सेम, मतलब इधर और इधर की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो दोनों तरफ सेम आता, तो इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो भैया इसमें भी एक कायरल कार्बन आपको नजर आएगा, यहाँ पे H होगा, और इस H के कार्बन को अगर आप देखें तो ये भैया कायरल है, एक H है और दूसरा C2H5 है, तो ये कायरल है। अगर ये कायरल है तो इसके खुद के दो आइसोमर होंगे, एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो होगा, यानी एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, या एक R होगा और एक S होगा। आपका अपना तरीका है, कुछ भी पढ़ सकते हो उसे। इसको जरा देखिए भैया, क्या इसमें कोई कायरल है? तो तुरंत आप देख पाओगे कि सर इस पे दोनों CH3 सेम सेम है, तो ये कायरल नहीं है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन सेम सेम है, तो ये कायरल नहीं है, तो इसमें कोई कायरल नहीं है। ठीक है। इसको अगर आप देखें भैया, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको दो कायरल कार्बन नजर आएंगे। अगर इसमें आप देखें तो इसमें भी आपको दो कायरल कार्बन नजर आएंगे। एक कायरल कार्बन भैया ये है, एक कायरल कार्बन ये है। ठीक है। अब ये दोनों अगर आप देखें आराम से, ये दोनों कायरल, और कायरलिटी के साथ साथ अगर आप बहुत आराम से इत्मीनान से देखें तो एक सिमेट्री भी आ रही है, एक सिमेट्री भी आ रही है। अच्छा, दो कायरल कार्बन है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो क्या भैया ये मेसो नहीं हो गया? दो कायरल कार्बन एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये मेसो फॉर्म नहीं हो गया? अच्छा, मेसो फॉर्म तो हो गया, ये बात हम समझ गए, लेकिन हमने आपको एक याद करवा दिया था, दो कायरल कार्बन हो, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, तो उसके टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर आते हैं। 3 स्टीरियो आइसोमर आते हैं, एक ये और 2 इनेंशियोमर। यानी अगर मैं बोलूं तो इसके 3 इनेंशियोमर आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। फार्मूले की हेल्प से आप चाहे तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप जाके, अदरवाइज इसको देख सकते हैं इसी तरीके से। तो अब भैया ये मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं कि ये 3 कहां से आए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बना के इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप बना के देख सकते हैं कि ये 3 कहां से आए। इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं कि ये 3 कहां से आए, तो शायद थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। CH3 H। अब जरा देखिए, ये दोनों कायरल कार्बन है, तो ये मेसो फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, मेसो फॉर्म है तो दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है इसका 2 जो होंगे वो इनेंशियोमर होंगे। इनेंशियोमर कुछ इस तरह से, एक ये और एक इसका मिरर इमेज, एक इसका मिरर इमेज। इसी कंपाउंड का ये तीनों मैंने बना दिया, एक मेसो और ये दोनों इनेंशियोमर। इसीलिए मैंने उस समय जब मैं पढ़ा रहा था कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर, मैंने आपको याद दिला दिया था और मैंने बोला था भैया कि इसे याद ही कर लेना आज के बाद, कि अगर किसी कंपाउंड में एग्जैक्टली 2 कायरल कार्बन है और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो उसके टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर होंगे। एक मेसो खुद होगा और 2 क्या होंगे? पेयर ऑफ इनेंशियोमर। ठीक है। अब जरा आप देखेंगे इसमें कि टोटल कितने हो गए। अब अगर आप टोटल देखेंगे तो भैया अकेला ये 1 हो गया, इसमें 2 होंगे, ये अकेले 1 है, इसमें भी 2 होंगे, और ये भी अकेले ही है। इसमें भैया कितने? 3 होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 2 6 7 + 3 10। तो भैया इसका जो आंसर आया वो आपका क्या आया? वो 10 आया। तो आप आसानी से इसे आप देख लीजिए,
इसी तरीके से क्वेश्चन को कैलकुलेट करना होता है। ये भैया आप जिस एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, एडवांस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आईटी में यार चाहे जो भी हो, क्वेश्चन अच्छे होते हैं तो थोड़ा सा, लेकिन लॉजिकली अगर आप प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरह से इसे अटेम्प्ट करना था। देख लीजिए, इससे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया, उसी क्वेश्चन का ये थोड़ा सा अलग किया मैंने, उसी क्वेश्चन का अलग फॉर्मेट मैंने लिखा। इसको जरा पढ़िए और अपने आप समझ के अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। मैंने उसी में थोड़ा सा वेरिएशन किया है। अब मैं अगर इसको बोला गया टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। अच्छा, आप अगर देखिए तो हमने आखिरी वाली लाइन वैसे ही रखी, क्या, साइक्लिक ईथर एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है और पूछा क्या गया, साइक्लिक ईथर। चेंज क्या हुआ है, ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान दीजिएगा, इस बार चेंज हुआ है कि ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर, यानी इस बार सभी आइसोमर्स को काउंट नहीं करना है जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। उसमें क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर को काउंट किया था हम लोगों ने। इस बार इसमें केवल ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर के बारे में बात किया भैया। तो इसे आप पॉज कीजिए और अपने आप सही आंसर करने का प्रयास करें। तो हम लोगों ने तेजी से पुराना स्ट्रक्चर बना लिया क्योंकि स्ट्रक्चर सब वही है। इसमें अगर मैं अब थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करवाऊँ क्या है, वो आपको मैं बिना समय वेस्ट किए मैं बता रहा हूँ। ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, और क्या है, ये कायरल कार्बन है। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसके बारे में हम सोचते हैं। ये स्ट्रक्चरल, इसमें कोई स्टीरियो आइसोमर तो है नहीं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें दो कायरल कार्बन, इसमें एक कायरल कार्बन होने की वजह से दो स्टीरियो आइसोमर होंगे। एक क्या होगा, एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लीवो होगा। ठीक है, इसके दो होंगे। इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो इसमें ना ही ऑप्टिकल आइसोमर होगा ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, तो स्ट्रक्चर ही बना रहेगा। इसमें भैया कि दो हो सकते हैं, एक डी हो सकता है और एक क्या हो सकता है, एक एल हो सकता है। इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं, इसमें भी दो कायरल कार्बन है भैया, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसके टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर होंगे। टोटल कितने होंगे, 3, जिसमें से क्या होगा, एक जो होगा वो क्या होगा, मेसो होगा, और दूसरा दो क्या होंगे, इनेंशियोमर होंगे, इनेंशियोमर। ये टोटल 3 होते हैं। अब हमें चाहिए क्या, इसको फोकस करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये दो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, फाइन। क्या ये दो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या इन तीनों में तीनों के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? मैं बोल रहा हूं क्या जो इसमें टोटल 3 हम लोगों ने काउंट किया, तीनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? नहीं भैया, ध्यान दीजिएगा, ये मेसो वाला केस हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मेसो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव होता है। ये वाला हमें चाहिए। तो आपका आंसर कितना आया, यहां से 2, 2 यहां से 4 और यहां से 2, 6। यानी इस केस में आपका आंसर बदल गया, कितना आया, 6। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते समय आप क्वेश्चन के थीम को भी समझने का प्रयास करें, साथ साथ कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सडनली थोड़ी सी जल्दबाजी के चक्कर में लोगों से गलतियां बहुत तेजी से हो जाती हैं कि पढ़ते कुछ और हैं और एक्चुअली आंसर कुछ और करके चले जाते हैं। इसी में टोटल नंबर आप पूछा था तो हम लोगों ने 10 आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर पूछा, 6 कर दिया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक ईथर पूछता केवल और स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चर में जो आपको 6 नजर आ रहे हैं, 6 बनते। मतलब एक ही क्वेश्चन के अलग अलग पूछे जाने के चांसेस होते हैं, उनका बस लैंग्वेज अलग अलग हो जाएगा, तो लैंग्वेज बदल जाएगा तो सारे आंसर्स भी ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। ठीक है, तो इसे देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गिवन कंपाउंड एक्स, ये जो कंपाउंड है इसे कैपिटल एक्स बोला गया है। The total number of optically active stereoisomer is, थोड़ा सा स्ट्रक्चर डरावना लग रहा है लेकिन आप देखेंगे ध्यान से समझ में आएगा। ये कंपाउंड कोई कैपिटल एक्स जिसे बोला गया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स बताने हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड है, एक सॉलिड बेस एक डैश बेस, सॉलिड बेस डैश बेस। ओके, अब सॉलिड बेस डैश बेस का सेंस क्या है यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। ये बेस का मतलब है दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इंडिकेट्स दैट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्पेसिफिक कार्बन एंड ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड इट फिक्स। इसका मतलब कह रहा है जो ये बेस पे है उसके अबाउट इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, चाहे वो डबल बॉन्ड का हो चाहे सिंगल बॉन्ड कार्बन का हो। और ये डैश का क्या मतलब है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इंडिकेट दैट द ज्योमेट्री ऑफ स्पेसिफिक कार्बन एंड द ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स। मतलब ये जो डैश पे है इसके अबाउट ज्योमेट्री जो है फिक्स नहीं है, मतलब ये मूव कर सकते हैं अलग अलग प्लेन में। इसका मतलब क्या है मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। अच्छा, अगर ये फिक्स ना होता, अगर ये फिक्स ना होता तब क्या करते। अभी ये डैश बेस पे है, इसके पास एच जो सॉरी अभी ये सॉलिड पे है या फिर बेस पे है, अगर इस पे देखें तो ये एच होगा, एक दूसरे प्लेन में होगा। अगर मैं बताऊं कि अभी यहाँ पे जो एच होगा वो कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे एक एच होगा वो ऐसे होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एच होगा वो कुछ ऐसे होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एच होगा कुछ ऐसे होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एच होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, अगर ये ज्योमेट्री फिक्स ना होती तो अभी एच डैश पे है और ओ एच वेज पे है। फिर दूसरा केस क्या करते, इसको वेज पे कर देते, इसको डैश पे कर देते। समझ में आ रहा। सिमिलरली अभी डबल बॉन्ड कहां पे है, वेज पे है, एच कहां पे है, डैश पे है। फिर हम चेंज करते, इसको बेस पे कर देते, इसको डैश पे कर देते। ठीक इन दोनों के साथ होता। अच्छा, ये कब होता, जब ये क्या फिक्स ना होता। ये क्या होता, फिक्स ना होता। अच्छा, अगर ये फिक्स है जो ये वेज है, इसका मतलब क्या है कि इसके अबाउट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी भैया फिक्स है। अगर फिक्स है तो ये अगर वेज और डैश पे नहीं मूव कर सकता तो इसको ऐसे ही बना रहने देना है। अच्छा, बने रहने देना है। अब इसमें क्या ये कायरल कार्बन में काउंट होगा? फिर मैंने कहा हाँ काउंट तो होगा, लेकिन जब हर कायरल कार्बन के अबाउट डेक्स्ट्रो और लीबो हम देखते थे कब जब वो दूसरे प्लेन में शिफ्ट हो जाते थे। अब तो इसकी ज्योमेट्री फिक्स हो गई है, मतलब ये कायरल कार्बन है, लेकिन अगर ये आर है तो एस नहीं होगा। I mean, अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीबो नहीं होगा। सिमिलरली अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीबो नहीं हो सकता। यानी जितने वेज पे हैं उसके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, तो यानी उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना। बात समझ में आया। अच्छा, अब दूसरे को देखते हैं। ये कहां पे है, ये तो डैश पे है, तो मतलब ये चेंज हो सकता है। तो मतलब ये कायरल कार्बन का सेंस है कि मतलब अगर ये अभी डेक्स्ट्रो है तो इसको सॉलिड पे बेस पे लाएंगे या वेज पे लाएंगे तो लीबो हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये अभी ट्रांस मैनर में है तो ये सिस मैनर में हो सकता है। सिमिलरली ये कार्बन भी कायरल है, समझ रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखें पूरे एक्स मॉलिक्यूल को, तो इसमें हमारे काम के कितने हैं, एक कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन और ये डबल बॉन्ड। यानी अच्छा, अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, क्योंकि अनसिमेट्रिकल का केस अभी मैं देख रहा हूं, ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो अनसिमेट्रिकल के लिए हम लोग क्या पढ़ते थे, अनसिमेट्रिकल के लिए अगर आपको याद हो, अनसिमेट्रिकल एंड स्मॉल एन की वैल्यू यहां पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यानी n की वैल्यू कितना आ गई 3। और अनसिमेट्रिकल के लिए हम लोगों ने एक ही फार्मूला पढ़ा किया 2 के पावर n। क्या पढ़ा है, 2 के पावर n। जरा इसमें देखिए 2 के पावर n यानी 2 के पावर 3, तो इस कंपाउंड के टोटल क्या आइसोमर 8 आ जाएंगे। इस बात को पहले समझिए, टोटल 8 आ जाएंगे। कब, जब हमें इस वेज वाले कार्बन को बिना डिस्टर्ब किए, बेस वाले ग्रुप्स को बिना डिस्टर्ब किए, इसको जिसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आएंगे, 8। लेकिन फिर से क्वेश्चन पे जाएंगे, क्या टोटल पूछा है इसमें, नहीं टोटल नहीं पूछा है। इसमें पूछा है क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान दीजिएगा, पूछा है ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। ये तो हम लोगों ने टोटल कैलकुलेट कर दिया। अब बताइए ऑप्टिकली एक्टिव अब कैसे निकाल रहे। अब इसमें कैसे निकालेंगे यार,
ये एक केस मैं और आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, इस 8 वाले आइसोमर में क्या एक केस ऐसा भी आएगा कि जब ये भी बेस पे चला जाएगा और ये भी बेस पे चला जाएगा? भाई 8 तो हमने टोटल कैलकुलेट किए ना, लेकिन 8 में अगर कोई बना के देख रहा हो तो उसमें एक केस ऐसा भी आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, अगर ये केस ऐसा आएगा तो अगर अब आप देखें तो इस केस में इसमें कारल कार्बन 2 है या 2 से ज्यादा है, एक सिमेट्री भी नजर आ रही है, एक सिमेट्री नजर आ रही है। मतलब जब ये दोनों भी बेस पे आ जाएंगे तो ये खुद इटसेल्फ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भैया? मेसो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, मेसो फॉर्म में एक ही बार आएगा जब ये दोनों के दोनों कहां पे हो? बेस पे हो। तो यानी इस टोटल 8 में से हमें एक केस सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इस 8 में से एक केस सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी टोटल कितने आइसोमर आएंगे? 7। टोटल कितने आइसोमर आएंगे? 7। ये भी भैया आपका आईटी में ही आया हुआ क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में ही आया हुआ 2017 में। यानी अब जब क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे क्या सेंस है क्या नहीं सेंस है, ठीक है? तो इस तरह से है, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन लिखा है, इसको पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर दैट कैन एग्जिस्ट फॉर M। एक M कंपाउंड दिया गया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने एग्जिस्ट करेंगे ये बताना है। तो इसमें कोई ज्योमेट्रिकल दिख नहीं रहा, इस केस में कोई ऑप्टिकल देखे तो कहेगा सर, सॉरी यहाँ पे यार एक मिथाइल है, मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे एक मिथाइल है। अब कोई देखे इसमें तो कहेगा सर इसमें मैं तो कारल कार्बन देखूंगा, एक कारल कार्बन यहाँ पे है और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक H भी है, एक यहाँ पे H होगा और उस H होने की वजह से यहाँ पे भी एक कारल कार्बन है। अच्छा, कोई अगर ब्लाइंडली इसको सोचे तो कहेगा सर इसमें ये तो कहीं से सिमेट्रिकल नजर नहीं आ रहा, ये कहेगा क्या? अनसिमेट्रिकल है। क्या है ये? अनसिमेट्रिकल है। एंड स्मॉल n क्या है? स्मॉल n 2 है। तो सीधे सीधे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देगा? 2 के पावर n, यानी यहाँ 2 के पावर 2, टोटल कितने आ गए? 4। ये टोटल कोई 4 करके आ जाएगा। क्या ये 4 होने चाहिए? तो बहुत ही आसानी से सबको बोला जा सकता है कि सर ये बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये नहीं होने चाहिए भैया। ऐसा क्यों? जरा आप सोचिएगा। क्या ये नॉर्मल कंपाउंड है जो ये दिया गया है? क्या ये कुछ इस तरह से है? कुछ इस तरह से है, जैसे मैंने ये कंपाउंड बना दिया। क्या कुछ इस तरह से है कि 2 कारल कार्बन है और भैया इसके 4 आइसोमर आ गया? क्या इस तरह से? अरे इस तरह से नहीं। अच्छा, फिर कह रहा है कोई इस तरह से होने से फर्क क्या पड़ता? इससे होने से फर्क ये पड़ सकता है, इसके अबाउट आप प्लेन बदल सकते हो, लेकिन ये भैया ब्रिज हेड कार्बन को अगर आप फोकस करें तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। बाईसाइक्लो कंपाउंड को अगर आप देखें तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में, अच्छा हम ये 4 कैलकुलेट कैसे किए भैया? अगर मैं बोलूं इसके अबाउट कोई R है और ये S है तो एक इससे मतलब एक पेयर होगा R, एक S, दूसरा क्या होगा? S और R, तीसरा क्या होगा? R, चौथा क्या होगा? S, यही 4 हम लोग काउंट करने का प्रयास कर रहे होंगे। ये 4 केस हम लोग में पॉसिबल है, या तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए, या तो ये, या तो ये। तो क्या एक्चुअली ये 4 तरीके का रैंडम पॉसिबल है? तो आप देखेंगे ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि भैया ये ब्रिज हेड कार्बन पे जो ये बॉन्ड लगा हुआ है, ये बॉन्ड, इसको हम प्लेन के ऊपर नीचे नहीं ला सकते। एक ग्रुप नहीं है कि बिलो द प्लेन कर दिया, अब द प्लेन कर दिया। ये ब्रिज हेड कार्बन में जो रिस्ट्रिक्ट होता है रोटेशन, रिंग को यार आप फ्लिप नहीं कर सकते कि रिंग का कार्बन इसको पीछे कर दिया, रिंग का कार्बन आगे कर दिया। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से इसके अबाउट हम इसे, ये R है, ये S है, अब ये नहीं कि इसको S कर दिया, इसको R कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये R है तो ये S है, तो इसको S और इसको R नहीं बना सकते भैया।
तो अगर ये है तो दूसरा इसी का मिरर इमेज आएगा। मतलब अगर जो कॉन्फ़िगरेशन ये एक बना दिया आपने तो दूसरा उसी का मिरर इमेज बना सकते हैं। मतलब दो ही आपके केस में पॉसिबल है, चाहे आप आर एस को एफ आर कंसीडर कर दिए, चाहिए या तो ये दोनों केस आप कंसीडर कर दीजिए या तो ये दोनों केस कंसीडर कर दीजिए। यानी आपके दो केस इसमें से काउंट नहीं होंगे जो हम लोग 4 काउंट कर रहे थे। तो ये आपने जिसने भी सोचा ये गलत हो जाएगा इंस्टेंट। आपके कितने आंसर आएंगे? आंसर आपका क्या आएगा? 2 आएगा। आंसर इसमें 2 आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्यों का कारण हम लोग को शायद समझ में आ गया होगा कि इस रिंग कार्बाइड के अबाउट अगर इसको हम डैश बेस पे ले आ रहे हैं और इस रिंग को सॉलिड पे है तो इसको सॉलिड पे इसको डैश पे हम घुमा नहीं पाएंगे भैया, एक ही फेज पे रखेगा ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बाइसाइक्लो रिंग। तो इसके लिए इतना एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। तो जो 4 केस आप काउंट कर रहे हैं इसमें 2 केस नहीं होगा, केवल और केवल 2 ही केस पॉसिबल है। ठीक है, और ये भी भैया IIT का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन के लिए आपको सोचना पड़ता है। कोई इस तरह के लिए आपको यार डेवलप तरीका से सिखा नहीं सकता कि आप कैसे वहां पे सोचेंगे। ये आपको वहां थोड़ा खुद ही सोचना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन पिक करते हैं। द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन कंपाउंड इज, एक कंपाउंड दिया गया है, इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ऑप्शन कुछ इस तरह से 2s3r 2s3s 2r3s 2r3r। अच्छा, ये RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ पा रहे होंगे कि R और S कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहा है। अब यार ये 2 और 3R IPAC के हिसाब से 1 2 3 यानी यही दूसरा तीसरा कार्बन है जिसके बारे में बात कर रहा। अब एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। जैसे इस कार्बन के अबाउट अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रियोरिटी में आएगा। ठीक है, अच्छा इधर गए कार्बन, इधर आए कार्बन, इधर कार्बन से ऑक्सीजन, इधर कार्बन से क्लोरीन। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में हायर प्रायोरिटी वाला क्लोरीन है, 2 इधर दिया, 3 इधर दिया, 4 इधर दिया। प्रायोरिटी देने के बाद मूवमेंट देख रहे हैं, मूवमेंट कैसा आया? मूवमेंट आया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या रखते हैं? R। क्या R को R रहने देना है या नहीं, ये डिसाइड करेगा क्या? लोअर प्रायोरिटी एटम। अगर लोअर प्रायोरिटी एटम वर्टिकल में है तो वैसे रहेगा, अगर वर्टिकल में नहीं है तो चेंज हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल में है तो कहाँ R कन्वर्ट हो जाएगा? S में। ठीक है, अब दूसरे वाले कार्बन पे आते हैं। इस पे नंबर 1 Cl को देंगे, नंबर 2 ऊपर देंगे क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, नंबर 3 नीचे, 4 यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए S लिखते हैं। S को S रहने नहीं देना है, पलट जाएगा क्योंकि यहाँ पे H जो है इस केस में भी जैसे ऊपर था वैसे नीचे है, तो S को पलट के कहाँ पे होना पड़ेगा? R पे। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर पे 2s, तीसरे नंबर पे 3r, यानी 2s3r, यानी ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी जेईई मेंस में आया था। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आप तैयार रहेंगे।